नमस्ते जी। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। काफ़ी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस बीच यूपी पीसीएस मेंस हुआ, ढेर सारी उथल पुथल हुई। और ढेर सारे आप लोगों में से कोई लोग, ढेर सारे लोग होंगे जिन्होंने यूपी पीसीएस मेंस 2023 अपीयर किया होगा और अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, राइट। कुछ लोग नहीं दिए होंगे, पेपर्स देख रहे होंगे और पेपर्स देख के थोड़े से अपने ओपिनियन बनाया होगा और थोड़ा सोच रहे होंगे 2024 के लिए कैसे अपीयर करें। तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये पेपर कैसा था मेरे नज़रिए से। ये पेपर कैसा था पिछले कुछ साल के एक्सपीरियंस में। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप है। करीब 17-18 लोग थे उसमें जो इस साल अपीयर कर रहे थे और टेलीग्राम के थ्रू जुड़े हुए थे। अलग अलग चीज़ें शेयर हो रही थी, एक्सपीरियंस शेयर हो रहे थे और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हम लोग। और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इफ़ कुछ अब मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, कुछ प्रिसाइज चीज़ें हैं तो वहाँ पीडीएफ के माध्यम से शेयर हो रही थी चीज़ों को। तो उनमें से कुछ 10 एक लोग थे जिनसे मैंने बात की है चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू। और मैं जानना चाहा कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। अगर कुछ पॉजिटिव्स थे उनके अप्रोच में या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले कुछ सालों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो वो क्या थी, पहला। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वो उनके एक्सपीरियंसेस में क्या अच्छाइयाँ, क्या इम्प्रूवमेंट आई है। सेकंड थिंग सेकंड कि अगर उनको लगा कि कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो वो क्यों नहीं हो पाया, राइट। तो वो चीज़ पर्टिकुलरली है ना, स्पेसिफिक चीज़ क्या थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा वीडियो हवाबाजी में नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों के एक होता है ना कि एक्सपीरियंस पे उन्होंने क्या झेला उस तीन घंटे के जो 8 पेपर हुए। और उस पर्टिकुलर एक होता है ना कि फेज़ लास्ट में जाते जाते 5वें और 6वें में कुछ लोग थे जिन्होंने पीक किया, कुछ लोग थे जिन्होंने किसी तरह मैनेज करके निकले और कुछ लोग थे जिन्होंने हथियार डाल दिया था। ठीक है। लास्ट के 5वें 6वें पेपर में तो वो रीज़न क्या था, है ना। तो उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ के बारे में कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा डील करें। ठीक है। इन केस अगर कुछ डिटेल में और बात करनी हुई तो हम फिर से वीडियो लाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के बारे में। ये कैसा था, है ना। पहली बात तो ये कि हाउ वाज इट, कैसा था ये, है ना। यूपीपीसीएस इस साल का मेंस का पेपर कैसा था। 1 2 3 4 5 6 दो नए पेपर चेंज हो चुके थे तो उसको हम बात करेंगे व्हाट चेंज्ड दिस ईयर, राइट। तो ऑप्शनल हट चुका था और पेपर 5 पेपर 6 ऐड किया गया था यूपी स्पेसिफिक, राइट। तो हाउ वाज इट में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी और ऐसे भी कैसा था, है ना। और इस बार जो स्पेसिफिकली थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम से आता हूँ तो थोड़ा सा एक चीज़ मेरा इंक्लिनेशन उस बात पे रहेगा कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग को नंबर नहीं मिल रहे थे इस सेम में। तो हमने आपस में क्या डिस्कस किया था और कितना मतलब हिंदी मीडियम वाले लोगों से डिस्कशन करने के बाद ये क्या कुछ निकला, क्रक्स निकला कि वो किस तरह लिख रहे थे कि वो 100 105 नंबर ले आ रहे थे। और इवन इफ आप यूपीएससी एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो, यूपीएससी के ऐसे लिख रखे हुए हैं, आपने मोर देन एवरेज स्कोर किया हुआ है, फिर भी आप यूपी पीसीएस में स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे थे, है ना, कुछ सालों में। तो वो क्या कुछ रीज़न थे उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है। फिर आते हैं क्या चेंज हुआ। अब चेंज बस एडिशन के मामले में मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर 1 से 4 तक, है ना, वो 5 साल हो चुके थे। तो 18 से 22 तक 5 साल पेपर हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है अब, है ना। अब उनको क्या कुछ लैंग्वेज में चेंज हो रहा था अलग अलग सेक्शन में। ठीक है। मैंने वीडियोस बना रखे थे पहले, है ना, अपने ही चैनल पे बनाया हुआ है। तो मैंने बात की थी कि यार पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में ऐसे कौन से स्पेसिफिक टॉपिक थे जिनको आप पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन वहाँ से मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। तो क्या वो चेंज हुआ, अगर चेंज हुआ तो पॉजिटिव में था या नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन घटे या बढ़े। ठीक। सेकेंडली, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा हुआ, है ना, क्या उनका स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स हुआ या फिर वो थोड़ा सा इजी इजी फॉर्म में जैसे वो चलते चले आ रहे थे वैसा था। ठीक। तो इस पैटर्न में हम इसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम ये ज़रूर बात करेंगे कि वो 10 लोग की जो मैंने अभी बात की है उनसे क्या लर्निंग मिलती है ना।
क्योंकि ढेर सारे लोग दूसरा तीसरा चौथा मेंस लिख रहे थे, राइट। तो क्या चेंजेस आते हैं, कई लोग उसमें थे दो दो तीन तीन यूपीएससी के मेंस लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए पिछले कुछ दिनों में, और फिर क्या नहीं हो पाया, क्या सोचे गए थे, क्या किया, अपने नोट्स में किया, अपने मेहनत में किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ज़रूरी था बताना, तो 5 मिनट ऐसे ही हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है पहली की, मैंने इसको अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है। पहला ये है, दूसरा ये है, मतलब पहला हिंदी हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, और चारों के जीएस पेपर में एक को क्लब किया हुआ है मैंने, और इसको न्यूली एडेड में ऐड किया हुआ है। तो हाउ वाज इट में कह सकते हैं कि हिंदी थोड़ा सा मतलब पीवाईक्यू से थोड़े थोड़े अलग क्वेश्चन आए थे, जिन्होंने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, कह सकते हैं अगर लेटर को भी ले लें तो 90 मार्क्स का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिसिंग था। तो पर्सनली दो तीन लोगों से मैंने बात की, उनका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ख़राब हुआ था। तो एक चीज़ हो सकती है कि काफ़ी पहले से प्रिपेयर करने पे थोड़ी सी इस चीज़ को कैटर कर सकते हैं कि बस पीवाईक्यूज़ पे रिलाई करके ना जाए। इस बार सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा अच्छा इन द सेंस कि डूएबल था, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों के लिए डूएबल था। तो वहाँ पे वो मेकअप कर रहा था चीज़ों को। तो इसलिए उतना ख़राब कई लोगों के लिए पेपर नहीं था, क्योंकि ओवरऑल ऑन एवरेज स्केल इन्होंने ढेर सारे लोगों ने मतलब मेकअप कर लिया था अपने सब्जेक्टिव पार्ट से। ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, नॉर्मली क्या होता है ना कि आपसे एक्सपेक्टेशन खुद से करके जाते हो कि आप जितना रट के जा रहे हो ना, वहाँ पे आएगा ही आएगा और प्रोड्यूस कर लोगे। कई बार क्या होता है कि जब आप रट्टे पे ही चले जाते हो ना, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती कभी कभी आपकी, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द या फिर विलोम, तो मतलब वो तो रटा होता है ना। और मुहावरा वाला पार्ट कभी आप फ्रेम नहीं कर पाते हो, या फिर फंस जाते हो, स्टक कर जाते हो, राइट। सेंटेंसेस नहीं बन पाते आपसे। तो एक दो क्वेश्चन कई लोग को लगा था वहाँ पे। ओवरऑल इट वाज गुड, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में थोड़ा सा इजी कर दिया था उन्होंने। लेटर बहुत इजी था, कोई इशू नहीं आया उसमें। तो ये था हिंदी। दूसरा था ऐसे। ऐसे में बहुत ही मतलब बहुत ही जर्नलिस्टिक टॉपिक थे, मतलब कहने के लिए बस आपको ये तैयार होना चाहिए कि आप किस तरह लिखने जा रहे हो। तो अप्रोच कई लोगों ने चेंज किया था, पर्सनली चेंज माई अप्रोच। मतलब मैं उसको स्कूलिश ऐसे बना दिया था। स्कूलिश में मतलब चीज़ों को कोट बेस्ड ले गया था, और कोट बेस्ड में मतलब जितना सिंपल, इवन मैंने 4 कोट वहीं पे ईजाद किए थे अपने मन के, और कुछ स्टैंडर्ड नाम लिख दिए थे, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू। इतने ढेर सारे लोग, इतने पर्सनालिटीज, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, कौन कहाँ पे क्या बोल दे रहा है कौन जान रहा है यार। लेकिन द थिंग इज़ कि वहाँ पे वो रेलिवेंट होना चाहिए, आउट ऑफ ब्लू नहीं दिखना चाहिए, है ना, तैरता हुआ हवा में नहीं दिखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी को साथ चल रहा हो, एट द सेम टाइम मोनोटोनॉसिटी ब्रेक कर रहा हो आपका, है ना, कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स ला रहे हो आप, थोड़े से सेक्टर्स टच कर रहे हो। यूपीपीसीएस में ना थोड़ा सा सब्सटेंशिएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, ठीक है, कि आप ओवर बर्डन नहीं करना होता है ऐसे कोई एग्जाम्पल से, है ना, फैक्ट से। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कूलिश थोड़ा सा होना चाहिए, कि आपको पता तो है लेकिन उसको ओवरडू नहीं कर रहे हो आप, राइट। तो इसलिए चीज़ों को इस तरह से था। और जितने भी तीनों सेक्शन में ऐसे थे वो काफ़ी डुएबल थे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऐसे का जो पहला सेक्शन होता है ना, वो लिटरेचर से लिंक होता है, और लिटरेचर से अलग अलग सेक्शंस, मतलब अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट करता है वो। तो कई बार क्या होता है, पिछले के कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि पहले के तीनों लिटरेचर से ऐसे रहे हैं। तो एक चीज़ को मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो लर्निंग वाले पार्ट में शायद इन केस मैं भूल जाऊँ इस चीज़ को। तो उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कुछ पढ़ें या फिर एक कंपाइलेशन आपको मिले ऐसे की, तो कम से कम 20-25 लिटरेचर्स के नाम लिख लीजिए, और उनसे जुड़ी हुई 2-3 कहानियाँ पता हो आपको, 2-3 लाइन में कहानियाँ पता हो कि क्यों। अगर मान लीजिए अरुंधति रॉय का लिख रहे हैं आप, या अरविंद अडिगा का वाइट टाइगर के बारे में लिख रहे हैं, या फिर सलमान रश्दी का सैटानिक वर्सेस के बारे में लिख रहे हैं, या एनीथिंग, है ना, मतलब जवाहरलाल नेहरू के ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है ना कि 1-2 लाइन में स्टोरी पता हो और 15-20 हो। तो 15-20 इन द सेंस किया हो कि थोड़ी सी वर्साइल होता है ना, कि एक वर्सटाइल सेक्शन ऑफ किताबें आपके पास, लिटरेचर आपके पास एक दिमाग में सेट बना रहे, कि कहीं पे आप वैक्यूम ना क्रिएट हो आपके सामने, राइट। क्योंकि मान लीजिए 3 में से एक ही तो करोगे ना आप, लेकिन तीनों को बारे में हल्का फुल्का जान रहे हो, लेकिन किसी एक के बारे में बहुत अच्छा से जान रहे होगे, तो वो चीज़ लिखना आसान हो जाता है वहाँ पे, राइट। तो ये हो गया सब हमारा ऐसे। अब आते हैं GS 1 2 3 4। GS 1 2 3 4 ऑन द सेम लाइन था,
ठीक है, अगर किसी को टफ लगा, ठीक है, तो दे नीड टू क्वेश्चन देयर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर वो 1 से 2 बार मेंस लिख चुके हैं, इवन इफ दे आर सीरियस एस्पिरेंट, और उनका पहला मेंस था, ठीक है, नॉट नेसेसरीली पहला प्री, लेकिन क्योंकि पहले में तो कभी मैं इतना क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ कि तुमने इतना होमवर्क नहीं किया, उतना होमवर्क नहीं किया, ये कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन नॉट नेसेसरीली देयर फर्स्ट प्रीलिम्स, 1-2 प्रीलिम्स शायद हो सकता है कि प्रीवियसली क्वालिफाई ना हुआ हो, लेकिन आप प्रोसेस में हो, आपने मेंस पे काम किया हो और आपका ये पहला मेंस हो, तब भी है ना, आपने पैटर्न्स को कैच किया होगा, नहीं किया होगा गलती आपकी है। 5 सालों में सेम वही पैटर्न मिल रहा है ना, घुमा फिरा कर बात करूँगा आगे, या फिर अलग हुआ वीडियो बड़ा होने वाला होगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ, ठीक है। तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था, ठीक। तो और लास्ट में क्या आता है, पेपर 5 और पेपर 6 ऐड हुआ, ऑप्शनल हटा दिया गया। क्या डिफरेंस रहा? मैंने एक लाइन बोली थी अपने, एक जानना वाला लड़का था जो हम उस मेंस के सेंटर पे, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बोला था कि अगर ऑप्शनल हटा है ना, तो यूवी स्पेशल भी ऑप्शनली है हमारा, ठीक है। अब वो क्यों मैंने बोला था, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इट वाज, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये नया पेपर ऐड हुआ है ना, और ये चीज़ें, एक पहला पेपर जो था पेपर 5, वो थोड़ा बहुत ही ओवरली जर्नलिस्टिक था, ओवर जर्नलिस्टिक था, मतलब लग ही नहीं रहा था किसी को पढ़ने की ज़रूरत है ये पेपर, और कुछ भी सब कोई भी आया बैठेगा लिख देगा। पेपर 6 कुछ ज़्यादा ही एब्सर्ड, लोगों को लगा कि मतलब हर दिशा में चीज़ें भाग रही थी, और इवन दो लोगों ने सेक्शंस आइडेंटिफाई कर रखे थे, सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर रखे थे, तो इससे तो ज़रूर आएगा, इससे ज़रूर आएगा, लेकिन मोस्टली वो चीज़ें आई जो उन्होंने गेस नहीं किया था, जस्ट बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ईयर ऑफ द पेपर, राइट। ये पहला साल था यूपी स्पेशल, एक स्पेशल एक होता है ना कि पूरा का पूरा 200 नंबर का पेपर, 2 अलग अलग पेपर होने के लिए। तो नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑन अ एक्सपेक्टेड लाइन क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट चेंज्ड दिस ईयर, है ना, क्या ऐसा चेंज हुआ इस पेपर में, इस मेंस में, इस बार के मेंस में, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात आते हैं एसए के बारे में, राइट। अब ऐसे में तो आप कहोगे चेंज तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगा ना ओवर सिंप्लीफाइड टॉपिक्स थे। कोई मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, या फिर एस्पिरेंट, या फिर लड़का लड़की, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक चॉइस करने में फंसा हो, है ना। ओनली थिंग जो फंस सकता था, है ना, कि आप जल्दी तीनों ऐसे की अगर प्लानिंग नहीं करते हो ना, और प्लानिंग इन द सेंस कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों लिख नहीं लेते हो, है ना। तीनों ऐसे का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको फ्रेम पहले करना होता है, उसी पहले आधे घंटे में तीनों करके रखना होता है। अगर आप वो नहीं कर रहे थे तो आप फंसने के चांसेस होते हो, क्योंकि किसी एक ऐसे में आप ज़्यादा टाइम दे रहे होते हो, किसी एक ऐसे में वो समय जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे होते हो उसका खा रहे होते हो, ठीक है। तो ये गलत फहमी होती है लोग की, एक ऐसे में बहुत ज़्यादा लिख दोगे, बहुत अच्छा लिख दोगे तो सारे मार्क्स वहीं मिल जाएंगे, नहीं, वहाँ लिमिटेशंस है आपकी, वो अलग मैं बात करूँगा कभी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा कि जो मेन से मार्क्स का गणित होता है ना, कई लोग के दिमाग में क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ओवर सिंप्लीफाइड था पिछले साल के कुछ एसेस के, एसेज जो देखा जाए उसके कंपैरिजन में, तो जल्दी से फ्रेम करना आसान था। तो ये ऑन मतलब ईजियर था, मुझे ऐसे का पेपर मुझे ईजियर लगा लास्ट के साल के कुछ साल के कंपैरिजन में, है ना। कहीं भी आप स्टक नहीं हो रहे थे, फ्लो एकदम बहुत अच्छा चल रहा था। GS 1 to 4 एज़ यूजुअल वही टॉपिक, है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको GS 1 की बात की जाए तो ऐसे और सॉरी सोसाइटी और जोग्राफ़ी आपको लाइफ सेविंग थे, और वहाँ आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट था, बहुत ही ईजिली आपको स्प्रेड आउट क्वेश्चंस मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बोलना चाहूँ तो वही लास्ट ईयर में कुछ सालों में वैदिक लिटरेचर के बारे में पूछा गया था, रोल ऑफ सरदार पटेल के बारे में भी पूछा चुका है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिर आया रीजनलिज्म, फिर पॉवर्टी, है ना, क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात हो गई, ओशन एंड रिसोर्सेज की बात हो गई, एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में बात ये भी हो चुकी है कभी ना कभी। फिर आता है आपका कह सकते हैं टेम्पल स्टाइल के बारे में, 1857 के बारे में बात की, अर्जी की। एक थोड़ा सा 12 नंबर में क्वेश्चन लोगों को फंसा, वो था रोल ऑफ बिस्मार्क, ठीक है।
तो वो एक दो कीवर्ड्स को छोड़ के कई लोग को बहुत ढेर सारी चीज़ें पता नहीं थी कि क्रोएशिया को वो रूल कर रहा था और हेड था, और अगल बगल के फ्रांस और अगल बगल की कंट्री से कैसे वॉर हुआ, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे प्रोसेस था, क्या फैक्टर्स थे, क्या अगल बगल वो कितना वो जो प्राइड चीज़ें थी उनकी, जर्मन प्राइड के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में क्या कहता। तो थोड़ा सा 12 मार्क्स के चीज़ों में ना दिमाग में चलता रहता है कि पेजेस भरना है भाई हमको। 12 मार्क्स में 3 पेज मिलते हैं, है ना, 8 मार्क्स में 2 पेज मिलते हैं। तो वो दिमाग में जब चल रहा होता है ना कि 3 पेज भरना ही भरना है, ठीक है, तो वो चीज़ इशू आ जाता है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। वही बात है ना कि रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अर्बनाइजेशन, फिर इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन की बात की गई थी। अब कई बार क्या होता है, लोग माइग्रेशन को बस पढ़ लेते हैं, एज अ होल की पढ़ते हैं, और इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, तो पर्टिकुलर जो कॉजेज और कंसिक्वेंसेस होते हैं। अगेन इस साल टेम्परेट साइक्लोन पूछा, और एल नीनो, साउथ ईस्ट मानसून, मतलब ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, थीम वही है, समझ रहे हो आप ना। तो पेपर 1 इस तरह से था। पेपर 2 में मैंने अपने क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि IR, अगर आप IR पढ़ के गए हो, आपको अगर आपने IR पे काम किया हुआ था प्लस गवर्नेंस पे काम किया हुआ था, ठीक है, प्लस गवर्नेंस पे काम किया हुआ था, मैंने अपने नोट शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है, और उसमें मैंने बताया भी हुआ है करीब 115 मार्क्स के, करीब 115 मार्क्स के इसी 2 टॉपिक से क्वेश्चन्स आए थे। ठीक है, अगर आपने जल्दी से मतलब अच्छा से, बहुत अच्छे से पढ़ के गया हो, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए, तो कीवर्ड्स की एक कंपाइलेशन करके तैयार रख रखा है दोनों चीज़ों के लिए, तो 15 से 20 पेज का एक नोट्स बनता, और आपने सारे ये जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे ना, वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, थीम रिपीट था, आप गेस कर सकते थे कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं और इनमें से ही आएगा, राइट। तो वहाँ से लिखना आसान हो जाता आपके लिए, और नंबर फेच करना भी नेचुरली आसान हो जाता। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी था पेपर 3 में, और कह सकते हैं एक दो क्वेश्चन जो हमेशा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पूछते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पूछते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, प्री पोस्ट, है ना, और मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर्स कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं उनमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, रिपीट हो रहे थे, थीम रिपीट हो रही थी। तो इसी तरह से एक और चीज़ है, मेरे को GS 4 में जो था ना, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि दो की मुझे ये पता था कि एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन से अच्छे खासे ये क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, फिर से आएगा। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन, है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ फ्रेमिंग, है ना, जिस सिचुएशनल माइंडसेट में आपको ये ढकेलना चाह रहे थे एग्जाम प्रेशर टाइम में, वो बहुत अच्छा था, है ना। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे अच्छे लगे, पर्सनली अच्छे लगे, बिकॉज अनलेस अनटिल इस तरह के क्वेश्चन नहीं बने तो आपको और ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जब आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो सेटिस्फाई होते हो, है ना, अपनी प्रिपरेशन सेटिस्फाई होते हो कि यार मैं पढ़ के आया था, इस तरह क्वेश्चन आया, आउट ऑफ बॉक्स मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जो शायद चार लोग के बीच में अगर बातें होती तो और कोई ना दे पाता, राइट। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। अब आती है बात पेपर 5 की, ठीक है। पेपर 5 और पेपर 6 दो पेपर्स ऐड हुए इस बार, और दोनों के अप्रोचेस करने के, कई लोगों ने बोले कि हम जो मटेरियल पढ़ रहे थे या फला सर का मटेरियल था या फला कोचिंग का मटेरियल था वहीं से आ गया, ठीक है। देखिए सब कुछ तो आता नहीं कहीं से, पहली बात तो ये है, बहुत ढेर सारे जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस थे, और मैं आपको बोला ना, अभी मैंने अपने फ्रेंड्स बोला था कि यार ये ऑप्शनल ही तो है, तो ऑप्शनल का बात क्या होता है ना कि यार थीम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, यूपी का एक जो ब्रॉडर थीम होता है GS 1 2 3 4 का, या 4 हटा दो तो GS 1 2 3 का, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वही टॉपिक होते हैं। तो अनलेस अनटिल आप वो कीवर्ड्स ना उठाओ, वो एग्जाम्पल्स ना उठाओ यूपी स्पेसिफिक, तो वो जनरल क्वेश्चन बन जाता है, जनरल आंसर बन जाता है, और आपको जनरल मार्क्स में ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेपर 5 में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही जर्नलिस्टिक, जिसको कोई भी कर सकता था, वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मतलब आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको लिखना उतना टफ नहीं था। एट द सेम टाइम पेपर 6 में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा गया, बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा गया, सॉइल मैनेजमेंट रूल पूछे गए, दिव्यांग जन कल्याण के लिए क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, बायो एनर्जी के लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या एफर्ट है उनके, तो बायो एनर्जी पॉलिसी के बारे में मेंशन करना था आपको, हॉर्टिकल्चर के बारे में अगर आपको अच्छे से प्रोग्राम से स्पेसिफिक ना पता हो तो फिर से आप जनरल चीज़ों की बात करोगे। इसी तरह ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी
जिनके बारे में, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन सी आपकी तराई रीजन में है, तो 5-6 जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको ना पता हो, एक भी मिस करते हो तो पेजेस भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपके पास इन जनरल आपके पास कंटेंट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो कि आपको नंबर फेच कर पाएँ। अगर आप टेलीग्राम मेरा चेक करेंगे तो मैंने आपको दिखाया हुआ है ये कैसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा होमवर्क किया जा सकता है और किस तरह से काम करना चाहिए हमें कीवर्ड्स और एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा चेंज था, ये थोड़ा मैच्योर हो रहा है ना। GS 1 से 4 मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है और आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे यू नेवर नो। ये नया नया पैदा हुआ सब्जेक्ट है तो गेस कर पाना बड़ा मुश्किल था। 1-2 साल अगर पेपर नहीं बनेगा, मतलब जिस तरह से 1-2 साल बनेगा तो अगले साल भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी। इस साल के क्वेश्चंस को देख के गेस करना बड़ा मुश्किल है कि अगले साल क्या आने वाला है, क्योंकि अभी भी उनके पास वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनसे वो क्वेश्चन बनाएंगे। नॉट नेसेसरीली इस साल वाले क्वेश्चन रिपीट करने पड़े उनको। लेकिन यहाँ पे अगर वो मैच्योर हो भी रहे हैं तो अपना एक होता है ना कि एक कलेवर मेंटेन कर रहे हैं, एक अपना थीम मेंटेन करके चल रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उन पे होमवर्क करके उनको उनके कंटेंट को, उनके कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को, एग्जांपल्स को, फैक्ट्स को पहले से पढ़ के तैयार रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है साहब कि लर्निंग क्या है हमारी 2024 के लिए, ठीक है, क्या हमें करना चाहिए, है ना, और ऐसा क्या इस साल से सीख है। और वो जो मैंने बोला ना 10 लोगों से मैंने बात की है जो ऑलरेडी बड़े एक्सपीरियंस्ड है, किसी का पहला मेंस नहीं था, जिनसे भी मैंने बात किया किसी का भी पहला मेंस नहीं था ये, और सब 1 बार 2 बार 3 बार मेंस लिख चुके हैं, UPSC मेंस लिख चुके हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो लर्निंग है जिनके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। और एक होता है ना कि एक बड़े भाई की तरह, है ना, कह लो एक सीनियर की तरह, वो आपको मैं ये आपको सजेशंस देना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे काम करो, अभी से लग जाओ और उस माइंडसेट पे काम करो कि जो तुम्हें अपने मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, उस 3 घंटे में हेल्प करे। आंसर राइटिंग इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, वो आपको प्रिपेयर तो कर रही है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कुछ चीज़ों पे आप काम नहीं करोगे ना, तो वो 3 घंटों में मतलब एक 8 पेपर जब लिखते हो तो आप क्रम्बल कर जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है ना, माइक्रो प्लानिंग, ठीक है, या कह सकते हो माइक्रो मैनेजमेंट। कुछ दिन पहले अभिनव बिंद्रा का वीडियो आया, इंडिया टुडे कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने बात की कि उन्होंने किस किस एस्पेक्ट पे काम किया था, कितने छोटी छोटी एस्पेक्ट हैं कि आप उन पे, है ना, बहुत ही डीप लेवल डिस्कशन करो तब भी उस लेवल पे ना पहुंच पाओगे, लेकिन उस बंदे ने अपने मेडल की रेस में किया था। एट द सेम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अनलेस एंड अनटिल आप माइक्रो प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, माइक्रो प्लानिंग इन द सेंस कि अगर सोसाइटी है, सोसाइटी प्लस ज्योग्राफी है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, IR प्लस गवर्नेंस है, आपको चेक करना है कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस आपका इन्वायरमेंट है, या फिर कह लो आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक सेट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, ये भी सेट क्वेश्चन है पेपर 3 का, है ना, हर साल क्वेश्चन आएगा आपसे। तो अब माइक्रो प्लानिंग, फिर आता है आपका एथिक्स में क्या आता है आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्रॉबिटी है, करप्शन है, इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है एटीट्यूड वाला पार्ट, तो है ही है, पूरा पूरा का चैप्टर है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड में चैप्टर से कहने का मतलब है कि कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, क्या फॉर्मेशन तरीका होता है ना, फंक्शन क्या होता है एटीट्यूड का, है ना, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, मोरल एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, फिर या फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, फिर सोशल इन्फ्लुएंस को कैसे यूज़ करता है, कैसे होता है, क्या कितने तरह के सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं, कंप्लायंस है ना, इंटरनलाइज है, ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई है, किस तरह का, अगर तीनों टूल हैं, अगर 3 तरह के सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि तीनों अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह पे कैसे यूज़ कर सकते हो आप। इसी तरह से आता है परसुएशन के क्या तरीके हैं, कितने चैनल्स हैं, कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर आपको सामने वाला हेजिडेंट है तो कौन से एलिमेंट को ज़्यादा पिंच करना पड़ेगा आपको, कह सकते हैं ना चैनल को यूज़ ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है कि जो रिसीवर है उसको पे ज़्यादा ध्यान देना है। परसुएशन इज़ एक्चुअली रिसीवर बेस्ड कॉन्सेप्ट, है ना, जो रिसीवर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो वक्ता होता है आपका, जो बोल रहा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक इसी तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिटेल चला गया मैं, लेकिन आपको मैक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से मुझे कंटेंट बना के रख लूँगा तो यार इससे बाहर तो अगर कुछ भी हुआ तो मुझे यहाँ से तो लिखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा ना।
इसी तरह माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मतलब क्या होता है ना कि 12 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 12 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आपको 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करना होता है और इसको आपको 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट करना होता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग जो साइन वाइन कराते हैं वो उसको हटा दो, ठीक है। तो यही बात होती है कि जैसे इस बार क्या हुआ कि इंटरनल रिलेशन में पहले क्या हुआ था, 50 नंबर के क्वेश्चन आते थे, इस बार आ गए 60 नंबर के। मैं खुश हो गया, जल्दी से 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया 60 नंबर के, ठीक है, और मैं आराम से चिल हो गया। उसके बाद फिर जल्दी से गवर्नेंस के क्वेश्चन खोजे और गवर्नेंस ही कर दिए। तो 115 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही कम टाइम में करके बैठ गया था, 1 घंटे 15 मिनट में करके मेरा एकदम ही चिल हो गया था, है ना। उसके बाद पूरा पेपर मैं आराम से लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मुझे एकदम कंठस्थ था, है ना, रटा पड़ा था, ठीक है, कि चीज़ें कहाँ से क्या कैसे मुझे कहाँ पे थी, मेरे नोट्स में क्या था, उसका एग्जाम्पल क्या था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल रहा हूँ तो तमिलनाडु का सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा है, महाराष्ट्र का कौन सा है, केरला का कौन सा है, मुझे याद था, कोई इशू नहीं था, है ना। इवन बजट का कमेंट क्या था, अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको काम करनी पड़ेगी, इसके बिना, इसको स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है एवरीथिंग शुड बॉइल्स डाउन टू फैक्ट्स, कीवर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। अगर देखिए पहले क्या होता है, नेचुरली क्या होता है कि आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तो आपके लॉन्ग लॉन्ग मटेरियल होते हैं, कहानी पढ़नी होती है, बिना कहानी पढ़े आप समझोगे नहीं, अगल बगल कुछ कहानियाँ होनी चाहिए हर कीवर्ड्स हर फैक्ट के, तो उसको तभी जाके वो बनते हैं, है ना, एक जोड़ बनता है उनका, तभी जाके आपको कुछ मालूम चलता है कि यहाँ कीवर्ड्स था तो इस कीवर्ड का कहानी क्या है, तो ही आप रिटेन कर पाते हो। लेकिन विद टाइम अगर आप उन्हीं कीवर्ड्स को, बस उन कीवर्ड्स को देख के कहानियाँ याद आए आपको, तो फिर वो खेल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि आपका नोट्स जो होना चाहिए ना, आपका नोट्स जो होना चाहिए ना, ये जो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, कि आपके लॉन्ग नोट्स तो बनाओ ही बनाओ, है ना, क्योंकि आपका गो टू चीज़ है आपका वो, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स में कोई चीज़ आपको लगी, कमी लग रही है या फिर कुछ भूल रहे हो, तो आप फॉल बैक करते हो ना अपने लॉन्ग नोट्स पे। तो आपकी पहली बात तो लॉन्ग नोट्स होने ही होने चाहिए, लेकिन वो इतने पहले बन जाना चाहिए, वो इतना पहले मेहनत हो जानी चाहिए। और ये वो पहले का मतलब यही है कि यही समय है, वो जिन्होंने दे लिया है मीन्स, जिनको लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है, वो वापस जाओ, बैक टू बेसिक्स, समय बर्बाद मत करो। और जो अगले साल देने की प्लानिंग कर रहे हो ना, वो ये समय, यही एग्जैक्ट यही समय है जिस पे आपको लॉन्ग नोट्स तैयार करके रख लेना है, ठीक है। तो फिर लेकिन क्या होता है, लॉन्ग नोट्स का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक लाइन खींचो A4 शीट में, या फिर 4 उसको हिस्से में भाग दो, और हो सकता है कि एक मतलब ये कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप लिख रहे हो तो 2 से 3 टॉपिक ख़त्म कर दोगे आप। मतलब माइग्रेशन पे मैंने लिख रखा था, इंटरनल माइग्रेशन पे, माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन हुआ, या फिर और भी ढेर सारे टॉपिक थे, अर्बन पॉवर्टी थी हुआ, और रूरल पॉवर्टी हुआ, उसके इश्यूज़ क्या होते हैं, ढेर सारे अलग अलग कीवर्ड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, वो मैं एक ही की A4 शीट में कंप्लीट करके रख लिया था उसको, ठीक है। तो देखते ही मुझे बस रिकॉल होने लगता था। और इवन इफ़ ना, अभी मैं बताऊँगा एक चीज़ और, बोनस बताऊँगा, ये चीज़ जो होती है ना, मैं बताने वाला हूँ अभी, कि शॉर्ट नोट्स आपका लाइफ सेवर है ना। क्यों लाइफ सेवर है? आप ना, मैं ढेर सारे लोगों से बात किया तो उनको ये था कि मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज़ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत बड़े हो गए थे, ठीक है। मेरे नोट्स में सब कुछ था, लेकिन मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया, और रिवाइज़ न कर पाने की वजह से मेरा प्रेशर बिल्डअप होने लगा, एंजाइटी बिल्डअप होने लगी, और मेरे फैक्ट्स, मेरे पास जो फैक्ट्स थे वो इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेशन का मतलब ये कि भूल रहे थे वो, है ना, हियर एंड देयर वो होता है ना कि कहीं पे तैर रहे थे, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करो, है ना, मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो मैं थोड़ा सा दिखा रखा है कि मैंने किस तरह से बना रखा था टॉपिक्स के नोट्स। दो हो सकता है ना कि आपको राइटिंग समझ ना आए, हो सकता है, लेकिन वो मेरी राइटिंग थी, लास्ट के समय मैंने उसको शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ, एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में क्यों मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए। अगर मैं कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो एक लाइन में मैंने 3 4 कीवर्ड्स लिख दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया कि 2 3 तरह का इंट्रोडक्शन मैं इसी बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे इंडो चाइना की बात कर लूँ मैं, तो इंडो चाइना में मैं एक मोदी जी का कोट लिख रखा था,
ठीक है। फिर मैंने ट्रेड बैलेंस लिख रखा था कि ट्रेड कितना है उन लोग के बीच में, ट्रेड डेफिसिट लिख रखा था इंडिया का कितना है, प्लस मैंने 2-3 कीवर्ड्स इसलिए लिखे थे, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लिख रखा था, ठीक है, और एशियन मिलेनियल लिख रखा था, एशियन सेंचुरी लिख रखा था। तो मुझे पता था कि कुछ भी तरह का अगर इंडो चाइना पे क्वेश्चन बन जाए तो मैं 3-4 तरह का इंट्रोडक्शन बना सकता हूँ मैं इन्हीं 5-6 कीवर्ड से, ठीक है। तो ये चीज़ आपका तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको यही जीवन मतलब होता है ना कि उस समय आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ सेवर है ये, है ना। और जब खुद फील करोगे ना, कोई और बता रहा है तो खुद उतना समझ नहीं आता है, लेकिन जब खुद फील करोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि यार लास्ट टाइम जो क्विक रिवीजन होता है ना, इतना रिलीविंग होता है ना। एक बार अपने नोट्स को देख लो एंड दैट्स इट। आप उसको आपको लगता है ना कि भले इसमें से ना आए, लेकिन तुम कुछ भी पूछ लो मैं लिखाऊंगा, है ना। वो अपनी मेहनत को ना एक बार को रिवाइज हो जाता है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो जो मेंस दिए होंगे लोग, वो इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा मतलब अपने आप को कह सकते हैं ना कि अपने अंदर वो रियलाइज़ कर पा रहे होंगे, वो रिकॉल कर पा रहे होंगे मेमोरीज़ कि उस समय क्या हो रहा था। और लास्ट के पेपर 5 से पहले, पेपर 5 और 6 के पहली वाली रात को ना मैं खुद 3 घंटे सोया हूँ, क्योंकि मेरे आधे नोट्स लंबे थे, लॉन्ग नोट्स में थे, जो कि मैं बहुत बैलेंस बना रहा था, और मेरे आधे नोट्स शॉर्ट नोट्स में थे। तो वो आधे नोट्स जो बहुत लॉन्ग नोट्स में थे ना, वो 50 A4 शीट्स थी, तो पलटते पलटते ही हालत ख़राब हो रही थी। एंड द थिंग वॉज कि जो नया पेपर था तो आपको पलटने में भी डर लग रहा था कि यार कोई फैक्ट छूट ना जाए, अगर छूट गया तो कहीं इसी में से आ गया तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, है ना। अगर आप समझ पाओ तो प्लीज़ करो इसको, ठीक है। और आगे भी वीडियोस बनाते रहूँगा मैं इस पर, कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को जितना हो सके अपने एक कम्युनिटी में फैलाया जा सके। अपना तेजस सिविल्स का जो कम्युनिटी है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जेनुइनली थोड़ा सा चीज़ों को बताया जा सके, थोड़ा आउट ऑफ अलग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के बारे में बताया जा सके, शेयर किया जाए। अब आता है दोस्त, ये जो दोज 3 आवर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब इसी में आपको प्लानिंग करनी है कि अगर मैं 11 से 20 जाऊं, ठीक है, और 11 से 20 कंप्लीट कर लूँ, या फिर 20 से 11 जाऊं, ठीक है ना। और फिर ये क्योंकि आपके 12 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे आपको 7.5 और 8 फेच करना आसान काम है, जबकि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको डर ये मतलब प्लानिंग करनी होती है कि पहले 1 से 5 लिखूँ, फिर 10 से 5 लिखूँ, या फिर 1 से 10 से लिखना स्टार्ट करूँ पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पे चांसेस होता है कि 4.5 या फिर 4.75 ही आपको मैक्स टू मैक्स फेच कर पाते हो, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कुछ पर्सपेक्टिव्स ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है पेपर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। वो मैं बाद में वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ ना कि ये चीज़ सेंस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है और कोशिश करना है कि जितने भी इस सेक्टर का ये क्वेश्चन है उससे सेक्टर से जुड़े हुए, इवन इफ पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ कीवर्ड नहीं है, तो सेक्टर से जुड़े हुए कीवर्ड जितने भी है ना वो प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो देवर क्वेश्चंस जहाँ पे मैंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ना 12 से 14 पॉइंट लिख रखे हैं, जस्ट टू क्यों, क्योंकि अगर किसी बंदे से मेरा कंपैरिजन होगा मेरी कॉपी का, तो मेरे 12, और ये मैंने एब्सर्ड कीवर्ड नहीं लिखे हुए हैं, वो इंटरसेक्टोरल जो लिंकेज होता है ना, अगर इफेक्ट है, अगर मैंने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने ये भी लिखा हुआ है, कार्बन सिंक लिखा हुआ है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लिखा हुआ है। दोनों सेम साउंड करेंगे लेकिन दोनों हैं अलग, ठीक है। फिर आता है सॉइल डिग्रेडेशन रोकने के लिए बात की हुई है, मैंने सॉइल इरोजन रोकने की बात की हुई है, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा हुआ है फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं, मैंने लिख दिया है सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो सिमिलर साउंड करने वाले 3 वर्ड्स हैं बस, है ना। कहने के लिए अगर कोई और लिखेगा 3 वर्ड लिख देगा, लेकिन मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इस पर, है ना। तो वो स्पेस कवर करता है, और आपको एक होता है ना कि एक कहते हैं कि बहुत ही जनरल वर्ड नहीं देता है आपको, बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे रहा है ये, ठीक है। तो ये तो 3 घंटे हैं ना, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जानी चाहिए। तो वो पहले से कैसे होगी, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपने नोट्स बनाओगे, और उन नोट्स में इंटरसेक्टोरल कीवर्ड्स यूज़ करोगे। मान लो कोई 4 से 5 ही कीवर्ड्स तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स एक टॉपिक के बारे में होंगे, स्पेसिफिक होंगे। कोशिश करो इसको सप्लीमेंट करने के लिए 5 से 6 और कीवर्ड जोड़ो, जो कि होता है ना इंटरसेक्टोरल हो, इंटर टॉपिक हो, अलग अलग। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो इकोनॉमी से भी जुड़ा होगा, वो सोसाइटी से भी जुड़ा होगा, वो एग्रीकल्चर से भी जुड़ा होगा, हो सकता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हो,
ठीक है। तो इन सब टॉपिक के बारे में आपको मतलब अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा, तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी तो बातें हो गई है ना, ढेर सारी बातें हो गई यार, 34 मिनट का वीडियो बन गया है अभी तक तो कई काफ़ी लोगों को तो मतलब लग रहा होगा, बोरियत लग रहा होगा, है ना। तो ये बोरियत वाली बात नहीं थी, है ना। जितना मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, अभी भी बहुत कुछ शेयर नहीं हुआ है, तो कोशिश करूँगा मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ और आपको ढेर सारे पर्सपेक्टिव बताऊँ। एक ज़रूर मुझे एक चीज़ बताना है कि यार कैलकुलेशन क्या है ना। मतलब अटेम्प्ट करने का कैलकुलेशन क्या है, आप कैसे, आपके गुड क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए और एवरेज क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए, वो क्वेश्चन कैसे करना है आपको जिसमें कुछ नहीं आता, है ना। कुछ भी नहीं आता लेकिन अब वो पेज भरना है आपको, पेज भरने से क्या डिफरेंस पड़ेगा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। तो एक चीज़ मुझे लास्ट में बतानी, वो ये है कि इफ़ यू आर फेल टू प्लान, इफ़ यू फेल टू प्लान, सॉरी ये गलत हो गया, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, अपने प्लानिंग नहीं हो पा रही है आपसे, तो एकदम डेड श्योर रहो कि ये छोटी छोटी गलतियाँ एक्युमुलेट होके आपको इतनी बड़ी एंजाइटी अटैक्स देंगी कि आपका बना बनाया अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो अभी से माइक्रो प्लानिंग करो, नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो। बहुत ज़्यादा ओवरली मतलब अगर यू पी पी के लिए फोकस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाइपरपोलेट मत करो चीज़ों को, ग्राउंड पे रहो। बहुत ही कैसे है ना कि लोगों से बात करो, अगर लगता है तुम्हें किसी मेंटोर की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, पिंग मी, है ना, आप हमारे ग्रुप पे आओ और वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत हो जनरली मैं हेल्प करूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि समय बर्बाद मत करो यार, समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि प्लानिंग से बहुत कुछ चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी, एक बार क्लैरिटी आ जाती है ना दिमाग में तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने से ना मतलब आप नए नए चीज़ों को ऐड करते हो और नए नए चीज़ें ऐड करने से आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, प्लान कीजिए और ये एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो कमेंट कीजिएगा और कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक में कुछ पूछना हो तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी हेजिटेशन थी, है ना, लेकिन सॉरी, और कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखूँगा इसको और अलग अलग चीज़ों पे पर्सपेक्टिव है, इवन प्री के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। अब थोड़ा सीज़न आने का रहेगा, जो सीरियली मतलब फेल कर रहे हैं, नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, मेरे पास क्या क्या नोट्स हैं उनके बारे में, उनको कैसे शेयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।